जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और कोरोना से बच के रह रहे होंगे। अपनी पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र के काव्य शास्त्रियों के विषय में पढ़ा था। अगले क्रम में हम उनके सिद्धांतों के विषय में पढ़ेंगे और उन सिद्धांतों का मूल्यांकन करेंगे, उनके विशेषताओं को जानेंगे, क्या खास था उनमें ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वच्छंदतावाद का नाम ही वो बताता है कि जो भी अनुशासन है उससे अलग हट करके कोई बात कही जाए। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में किया और वो श्रीधर पाठक की रचनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। वो हिंदी अंग्रेजी में स्वच्छंदतावाद रोमांटिज्म का भावानुवाद है और 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में एक नवीन साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्भव हुआ। उसे हमने स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना। 1989 में फ्रांस में होने वाली राज्य क्रांति से इसका गहरा संबंध था। वस्तुतः यह प्रतिक्रिया थी उस क्रांति की। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य पर ग्रीक साहित्य का प्रभाव विशेष रूप से पड़ रहा था। उस युग के लेखक छंद, शिल्प, बाह्य अलंकरण आदि का अनुकरण करते हुए अंग्रेजी कवि महसूस कर रहे थे कि उनकी भावधारा वो दबती चली जा रही है और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया और इस विचारधारा का प्रतिनिधि कवि था, कवि नहीं दार्शनिक कहेंगे, वो था रूसो। रूसो विचारक था मूल रूप से। उसका मानना था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट फाउंड एवरीवेयर इन चेन्स। मतलब मनुष्य जन्म स्वतंत्र लेता है परंतु जीवन वो जंजीरों में बंधता चला जाता है। और उसने एक नया नारा दिया, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर वापस चलो। साहित्य ने इसी भावधारा का अवलंबन लिया। अपनी स्वतंत्रता की लालसा को, बंधनों को काट फेंकने के उत्साह को, प्रकृति के प्रति अदम्य प्रेम को उसने आत्मसात किया। भारतीय छायावादी काव्य भी इसी अवधारणा से अभिप्रेरित है। हम देखते हैं कि ये स्वच्छंदतावाद एक विद्रोह का भाव लिए हुए जन्म लिया इसने
और तो सबसे पहले इसकी विशेषता जो है वो है विद्रोह का भाव। रीति, धर्म, साहित्य, परंपरा, शास्त्रीय नियम सबके विरुद्ध विद्रोह। और ये विद्रोह यहीं तक सीमित नहीं रहा, ये विद्रोह समाज में भी गया। अभिजात्य के प्रति विद्रोह, उन्होंने सामान्य से सामान्य चीज को अपना वर्ण विषय चुना और उस पर कविताएं लिखी, उस पर साहित्य लिखा। तो स्वच्छंदतावाद का जो पहली विशेषता थी वो थी विद्रोह। दूसरी विशेषता उसकी मानी जाएगी कृत्रिमता से मुक्ति। प्रकृति की ओर लौटने और सरलता के प्रति आग्रह ने कवियों को कृत्रिमता और समाज आडंबर से मुक्त होने की प्रेरणा दी। लिरिकल बैलाड्स नाम के काव्य ग्रंथ में ये भाव बड़े मुखर रूप से मिलते हैं। इस विचार ने कविता को आडंबरों, कृत्रिमता से मुक्ति दिलाई। मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों की बातचीत की भाषा वो सहज आनंद, काव्यानंद के लिए उपयोगी मानी गई, क्योंकि वे लोग सामाजिक मिथ्या अहंकार से रहित अकृत्रिम भाषा में सरल ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे। तो एक ये विशेषता बन गई स्वच्छंदतावाद की, कृत्रिमता से मुक्ति। और फिर कल्पना की प्रधानता जो चारों तरफ दिखाई देता है, सहजता से दिखाई देता है। कल्पना की प्रधानता, स्वच्छंदतावादी कवि कल्पना के मनोरम लोक में विचरण करता है। वो काल्पनिक सौंदर्य का उपासक है और इसी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने प्रकृति को संदेश देने वाली, सिखावन देने वाली के रूप में देखा। और इसी कल्पना ने उन्हें रहस्यवादी बना दिया। उनका मस्तिष्क सूक्ष्म भावों को अधिक तत्परता से ग्रहण करता था और कल्पनाओं के संसार में रमण करता रहा। इसकी अगली विशेषता इसी से जुड़ी हुई है, वह है जगत से पलायन। जब कोई सपनों में रमण करने लगता है, सपनों में घूमने लगता है, तो अत्यंत स्वाभाविक है कि वो वस्तु जगत से, भौतिक जगत से दूर होने लगता है। यही इन कवियों में भी दिखाई दिया। और स्वच्छंदतावादी कवि वो स्वप्न लोक में विचरण करते हुए संसार की कठिनाइयों से, यथार्थ से दूर होने लगे। एक से जुड़ा हुआ दूसरा अद्भुतता के प्रति मोह, अद्भुतता के प्रति मोह। कल्पना की प्रधानता ही वो अद्भुत तत्व से लगाव को प्रकट करती है। इसी कारण इन्होंने सूक्ष्म वस्तुओं में ईश्वर की प्रतीति की। इनको खंडहर, सूखी पत्ती, स्काईलार्क, वेस्ट विंड, श्मशान आदि चीज़ों में भी सौंदर्य की अनुभूति हुई।
और उन्होंने इसका वर्णन किया। इसके बाद है वैयक्तिकता की भावना। स्वच्छंदतावादी कवियों में एक और विशिष्ट प्रवृत्ति जो इससे पूर्व कवियों में नहीं थी, वो है व्यक्तिवाद। इन्हें अपनी दृष्टि, अपनी भावना, अपनी रुचि को ही प्रधानता दी। इसके प्रबंध काव्यों में नायक आत्म केंद्रित होता था। गीति काव्य में कवि अपनी उदासी, निराशा, वेदना, व्यथा इनका ही चित्रण करता रहा और इसी कारण से काव्य में विवेक के स्थान पर भावुकता, आकांक्षा आदि का प्राधान्य हो गया। व्यक्तिवाद की अतिशयता के कारण गेटे ने कहा था, रोमांटिसिज्म वाज डिसीज्ड। और आगे चल करके इसी अतिशय व्यक्तिवाद के विरोध में इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सूत्रपात किया। इसकी जो स्वच्छंदतावाद की अगली विशेषता जो बहुत ही मुखर थी, वो थी सौंदर्य के प्रति मोह। स्वच्छंदतावाद में सौंदर्य प्रेम और सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा दोनों ही अनिवार्य तत्व हैं। कल्पना की प्रधानता के कारण यह प्रवृत्ति कवियों में अधिक उभर के आई और शैली संपूर्ण प्रकृति को सौंदर्यमय पाता है। कीट्स ने शेक्सपियर के कथन एवरी फेयर फ्रॉम द फेयर समटाइम्स डिक्लाइन के विपरीत अपने कथन को कहा, ब्यूटीफुल थिंग्स आर इमॉर्टल, यानी सौंदर्य शाश्वत है। कीट्स सौंदर्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल we know on earth and we need to know, यानी सौंदर्य ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है और हम जो कुछ भी जानते हैं इस धरती पर वो सब सुंदर होना चाहिए। तो काव्य का अर्थ ही लिया जाने लगा कि सौंदर्य पूर्ण हो वही काव्य है। इसके बाद जो बहुत विशिष्ट बात थी वो आती है, वो है संगीतात्मकता। एक सरल भाषा को लयात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। स्वच्छंदतावादी कवियों ने संगीत के पारंपरिक रूप का वर्णन नहीं किया, लेकिन उनके जो शब्द थे, शब्द का संयोजन लयात्मक किया। आप गा सकते हैं उसको, धुन में गा सकते, आनंद में गा सकते, और यही उनकी बड़ी विशेषता बन गई। प्रकृति प्रियता, प्रकृति इन कवियों की प्रेयसी रही। उन्मुक्त स्वच्छंद विहार किया इन कवियों ने काव्य में। कण कण में इन्होंने ईश्वर की प्रतीति की। प्रकृति को उन्होंने सचेतन रूप में देखा, परंतु इनका वर्णन वैयक्तिक था। वे प्रकृति के उन्हीं अवयवों को चुनते हैं जो उनकी आत्मानुभूति में आत्मानुभूति को अभिव्यक्त करने में सहायक होती है। ये एक और विशेष बात है। कालांतर में इन्हीं प्रवृत्तियों का
अनुकरण किया छायावाद ने। हिंदी में छायावाद इसी स्वच्छंदतावाद की प्रतिकृति अनुसरण है, और हिंदी में छायावाद का प्रयोग भी बहुत हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वच्छंदतावाद प्रस्थान बिंदु है वादों के अध्ययन का। काव्य का जो मूल उत्स है वो है भावों का सहज उच्छलन। किन्हीं कारणों से जब वो बाधित हो रहा था तो उसका प्रतिरोध होना स्वाभाविक था, और इसी प्रतिरोध के रूप में उपजा ये स्वच्छंदता, जिस